साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं। ये अवधारणा है समावयवता की। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। तो यहाँ हम कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में ही समावयवता का संक्षेप में विवरण देंगे। और इस भाग में हम पहले बात करें समावयवता के प्रकार की, तो दो मुख्य प्रकार हैं समावयवता की। पहला तो है संरचनात्मक समावयवता। ये जो समावयवता यौगिक की अवयवी परमाणुओं के जुड़ने की क्रम की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें किसी एक अणु में अवयवी परमाणुओं के जुड़ने का जो क्रम है उसमें फेरबदल के कारण उसके गुणों में भिन्नता आ जाती है। और इस भिन्नता से उत्पन्न समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी स्पेस में जो परमाणु होते हैं उनके जो ओरिएंटेशन यानी उनका त्रिविम में विन्यास बदल जाने के कारण पदार्थ की गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो उससे जो समावयवता उत्पन्न होती है वो त्रिविम समावयवता कहलाती है। यहाँ पे हम आज केवल संरचनात्मक समावयवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिविम समावयवता की बात हम अगले भाग में करेंगे। तो आइए पहले हम संरचनात्मक समावयवता को समझ लें क्या होती है। इसमें अवयवी परमाणुओं के जुड़ने के क्रम में भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके कारण गुण भी भिन्न हो जाते हैं। इसके 6 प्रकार माने गए हैं। इनमें जो 5 प्रकार हैं ये बहुत अधिक कॉमन है और जो 6वां प्रकार है वो एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है। इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहली है श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी है स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है वलय श्रृंखला समावयवता यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और चौथी है क्रियात्मक समूह समावयवता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और पांचवी होगी मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म। और जो छठवीं है चलावयवता है उसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। ये विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। इसमें एक एक उदाहरण भी दिया गया है। देखिए पहली है श्रृंखला समावयवता। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है इसकी चेन में भिन्नता होती है। यानी श्रृंखला की सरल या साकित होने में उसके जो ढांचा होता है उस ढांचे में परिवर्तन के कारण यौगिक के गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण अलग अलग समावयवी हो जाते हैं। इसके एक एग्जाम्पल अपन ले लें C5H12। ये पेंटेन का एग्जाम्पल है। पेंटेन एक एल्केन है। यदि इसके सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। और इसमें यदि एक शाखित श्रृंखला है जैसे इसमें आपने CH3 अलग से यहाँ हो गया है तो ये आइसोपेंटेन होता है। इसके क्वथनांकों में भिन्नता होती है। नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक अलग है और ये आइसोपेंटेन का क्वथनांक थोड़ा कम है। नियोपेंटेन का क्वथनांक और कम है। इनके क्वथनांकों में भिन्नता का कारण इनकी जो कार्बन चेन है, कार्बन की जो चेन है इसकी भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। जो लंबी चेन वाले यौगिक होते हैं उनमें पैकिंग अधिक होती है जिसके कारण इनके क्वथनांक शाखित श्रृंखला वाले अणुओं की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं। इनमें हम जो 3 समावयवी रूप देख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इनमें
जो न्यूपेंटेन है उसका जो क्वथनांक है सबसे कम है, आइसो का थोड़ा और कम है, बहुत थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल पेंटेन का इनमें सबसे ज़्यादा क्वथनांक है। अब देखिए हम दूसरी प्रकार की समाव्यता ये है स्थान समाव्यता, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म में। जब कार्बन श्रृंखला में किसी विशेष परमाणु या समूह की स्थिति बदलने से गुणों में भिन्नता आती है तो उत्पन्न समाव्यता स्थान समाव्यता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसमें क्या बदलना है, कार्बन की श्रृंखला में किसी विशेष परमाणु या समूह की स्थिति बदलने से ये समाव्यता उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं आपका यहाँ पे जो OH समूह है ये सबसे लास्ट के कार्बन पर लगा हुआ है, ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पे दूसरा समावेश जो है इसका, इसमें जो OH समूह है वो दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन पर लगा है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम। इस तरह से इसमें केवल OH समूह की स्थिति एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर पहुंच गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो OH है पहले नंबर के कार्बन पे है और यहाँ पे ये OH दूसरे नंबर के कार्बन में जुड़ा है, तो इस कारण जो समाव्यता उत्पन्न हुई है वो क्या कहलाएगी, स्थिति समाव्यता या स्थान समाव्यता कहलाएगी। इसके और एग्जाम्पल भी अपन देख लें, यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी जो पोजीशन है यदि वो भी चेंज हो जाती है तो भी उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है, तो ये भी आइसोमर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 1 ब्यूटीन, यानी 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1 ब्यूटीन, और ये हो गया 2 ब्यूटीन, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो एक दूसरे के समावयवी रूप हो गए। एरोमेटिक यौगिकों में भी ये पाई जाती है, यानी इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में इसमें भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के जस्ट बगल में है, यानी 1-1-1-2 पोजीशन पे है। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं ये 1-3 पोजीशन पे है, यहाँ पे ये 1-4 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप केवल सेकंड क्लोरीन का जो स्थान बदल रहा है, इस स्थान के बदलने से इनके गुणों में भिन्नता आ जाती है, इसलिए ये स्थान समावयवी कहलाते हैं। इसमें देखें इनका नाम भी अलग से, सामान्य नाम में जो 1-1 पोजीशन पे रहते हैं वो 1-2 पोजीशन में जो रहते हैं वो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहलाता है, या जो 1-3 पे हैं वो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहलाता है, जो 1-4 पे हैं वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहलाते हैं। यानी जो 3 स्थिति हैं इनको हम ऑर्थो पैरा मेटा के नाम से जानते हैं। यदि इसको हम मेन मान लें तो इसके बगल वाला और जी बगल वाला ऑर्थो हो जाएगा, यानी 1-2 और 1-6 ऑर्थो हो जाएंगे, और 1-3 और 1-5 हो जाएंगे मेटा, और 1-4 हो जाएंगे पैरा। इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपके पोजीशन आइसोमर पाए जाते हैं। अब तीसरी समाव्यता है वलय श्रृंखला समाव्यता, यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जब कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने के तरीकों में भिन्नता के कारण गुणों में भिन्नता उत्पन्न होती है, एक समावयवी में बंद संरचना होती है तो दूसरी समावयवी में खुली संरचना होती है, खुली श्रृंखला होती है, तो हम इस समाव्यता को वलय श्रृंखला यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए C3H6 के हम 2 रूप लिख सकते हैं, एक तो प्रोपीन है, खुली श्रृंखला है, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और दूसरा हम साइक्लोप्रोपेन को लेते हैं, इसमें बंद श्रृंखला है, गुणों में भिन्नता होती है। यह साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन, इन दोनों के बीच, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, वलय श्रृंखला समावयवी कहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें C6H12, इसके भी समावयवी हैं। ये यदि हम हेक्सीन ले लें
और दूसरा साइक्लोहेक्सेन, दोनों का अणुसूत्र C6H12 होता है, या मेथिल साइक्लोपेंटेन ले तो इसका अणुसूत्र भी C6H12 होता है। इन तीनों के गुणों में काफ़ी भिन्नता होती है, तो ये समावयवी कहलाते हैं रिंग चेन आइसोमर, यानी वलय श्रृंखला समावयवी। चौथी समावयवता है क्रियात्मक समावयवता, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके तो शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता आ जाती है, इसके कारण गुणों में भिन्नता आ जाती है। यानी जब किसी एक ही अणुसूत्र वाले यौगिकों में दो अलग अलग क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं तो ये क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। ये इस तरह से ये कुछ निश्चित वर्गों में पाया जाता है, जैसे एल्कोहल और ईथर में ही पाया जाता है। एसीटोन और एलिल अल्कोहल में पाया जाता है। यहाँ पे देखें आप, एथिल अल्कोहल C2H6O इसका भी अणुसूत्र है, और डाइमेथिल ईथर का भी C2H6O है। लेकिन एथिल में आपका फंक्शनल ग्रुप OH है एथिल अल्कोहल में, और डाइमेथिल ईथर में फंक्शनल ग्रुप ईथर ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप। तो ये इस तरह से ये एक दूसरे में इनकी गुणों में भिन्नता का कारण होता है क्रियात्मक समूह, इसलिए ये क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाती है। इसमें देखिए दूसरे में ये पहला C3H6O है, इसमें एक देखिए प्रोपेनल यानी C2H5CHO, और दूसरा समावयवी है एसीटोन CH3COCH3, इसकी भी C3H6O है, और तीसरा है इसमें एलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों में क्रियात्मक समूह भिन्न है, इसलिए इनके गुणों में भिन्नता स्वाभाविक है। इसका एक और एग्जाम्पल है प्रोपेनोइक एसिड और मेथिल एसीटेट, ये भी समावयवी हैं, इनके अणुसूत्र समान होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें देखिए एक तो अल्कोहल और ईथर में होती है, दूसरा कीटोन और एल्डिहाइड में होती है, और इसी के साथ एलाइल अल्कोहल भी इस श्रेणी में आ जाता है, और तीसरी समावयवता इसमें एसिड और एस्टर में होती है। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब है पांचवी समावयवता मध्यावयवता, यानी मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म है ये सजातीय श्रेणियों में पाई जाती है, और ये उनमें पाई जाती है जिनमें किसी एक समूह या एक परमाणु से दो एल्कल समूह जुड़े हों, और इन किसी समान परमाणु या समान समूह से जुड़े एल्कल समूहों में भिन्नता आ जाने से उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न समावयवता मध्यावयवता कहलाती है। जैसे ईथर है, ईथर में आप देखें, ईथर में दो एल्कल समूह जुड़े रहते हैं, तो इसमें संभव है ये समावयवता होती है। यहाँ पे देखें डाईएथिल ईथर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10O, और इसमें मेथिल प्रोपेल ईथर है, तो इसमें भी इसका फॉर्मूला यही रहेगा C4H10O। लेकिन इसमें दोनों में एथिल समूह है, पहले में, दूसरे में एक प्रोपेल समूह है, दूसरा मेथिल समूह है, तो इसके जो एल्किल ग्रुप हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है ये कहलाती है मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। ये कीटोन्स में भी पाई जाती है, क्योंकि कीटोन्स में भी दो एल्कल समूह होते हैं, C2H5OH, C2H5CO, C2H5 है, यहाँ पे वही CH3 C3H7 अलग अलग हो गए दोनों, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। इनमें ध्यान रखना है कि दोनों एल्कल समूहों को मिला करके कार्बन की संख्या दोनों में समान हो जाती है। ये नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं जिसमें सेकेंडरी अमीन है, इनमें भी ये समावयवता पाई जाती है। सेकेंडरी अमीन में भी दो एल्कल समूह जुड़े होते हैं, इनमें भिन्नता के कारण भी आपकी मध्यावयवता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप NH से, यानी सेकेंडरी अमीन में एक तो प्रोपेल समूह जुड़ा है, दूसरा भी प्रोपेल समूह जुड़ा है,
तो ये डाइप्रोपिलैमीन है और यहाँ पे ये ब्यूटिल एथिलैमीन है। इनमें C3H7 हो गया C6H14NH, और ये भी आपका C2H5 और C4H9 है, तो ये भी C4H14NH हो गया। अब इसमें केवल इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसमें एक कार्बन कम हो गया और इसमें एक कार्बन बढ़ गया। इस तरह से ये हो गई आपकी मेटामेरिज्म यानी मध्य अवयवता। अभी लास्ट देखते हैं। लास्ट समावयवता है इसकी चलावयवता यानी टोटोमेरिज्म। ये ग्रीक शब्द टोटोस यानी सेम, टोटो माने समान और मेरोस माने पार्ट्स, इसका अर्थ है समान पार्ट्स वाली। ये एक विशेष प्रकार की समावयवता है। ये क्रियात्मक समावयवता का ही एक रूप है, विशेष रूप। इसमें जो समावयवी हैं वो परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं, यानी इनके जो रूप होते हैं वो चलावयवी रूप होते हैं, यानी ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इन पदार्थों के गुणों को देखा जाए तो एक दो भिन्न भिन्न संरचनाओं के रूप में व्यवहार करते हैं, ये रूप चलावयवी कहलाते हैं। और इनमें जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग इनके बहुसंयोजी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन की परिवर्तन के कारण होती है, यानी जो बहुसंयोजी परमाणु हैं उनमें एक रूप में एक के पास हाइड्रोजन परमाणु रहता है और दूसरे रूप में दूसरे के पास हाइड्रोजन परमाणु पहुंच जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे में अदला बदली होती रहती है। इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोस माना होता है बॉन्ड और ट्रोपिस माना होता है टर्न, यानी कि बॉन्ड में चेंजिंग होती रहती है। जब हाइड्रोजन परमाणु परस्पर जुड़े दो परमाणुओं पर दोलन करता है तो इसे हम डायड या द्विक प्रणाली कहते हैं, यानी डायड सिस्टम। तो डायड सिस्टम में क्या होता है? संलग्न परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन परमाणु का दोलन होता है, और यदि H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु का दोलन पहले से तीसरे परमाणु पर हो तो इसको हम ट्राइड या त्रिक तंत्र या ट्राइड सिस्टम कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखें एक एक करके। आप यहाँ पे द्विक तंत्र यानी डायड सिस्टम का एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें देखिए डायड सिस्टम में अच्छा एग्जाम्पल है ये HCN का। यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मल्टीपल बॉन्डिंग रखते हैं। इनकी संयुक्ता एक की 4 है, एक की 3 है, यानी कार्बन भी मल्टीपल वैलेंसी वाला है और नाइट्रोजन भी मल्टीपल वैलेंसी वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहले रूप में आपका हाइड्रोजन कहाँ लगा है? कार्बन पे लगा है, और जो दूसरा रूप में है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया है? नाइट्रोजन में पहुँच गया है, तो ये नाइट्रोजन में पहुँच गया। इस तरह से ये फिर नाइट्रोजन से कार्बन में पहुँचता है, फिर ये कार्बन से नाइट्रोजन पे आता है। इस तरह से एक दूसरे में दोलन करते रहते हैं। इसी हम क्या कहते हैं? डायड सिस्टम यानी द्विक तंत्र कहते हैं। अब कुछ त्रिक तंत्रों के एग्जाम्पल देख लें। त्रिक तंत्रों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले कीटोएनॉल फॉर्म देख लें। कीटोएनॉल तंत्र में बहुसंयोजी परमाणुओं के रूप में ऑक्सीजन और 2 कार्बन स्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीजन और दूसरे होते हैं 2 कार्बन। तो इसमें एक कार्बन बीच में रहता है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित होता है, यानी तीसरे पे। यहाँ पे देखिए जैसे ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO C2H5। यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है। यदि हम ऑक्सीजन को 1 नंबर दें, इस कार्बन को 2 नंबर दें और इस कार्बन को 3 नंबर देंगे तो अगला फॉर्म है उसमें ये जो CH2 का कार्बन है वो हाइड्रोजन है, ये स्थानांतरित होता है किस पे? इस पे ऑक्सीजन पे। तो ये क्या हो गया? तीसरा परमाणु हो गया। तीसरे से लेके कहाँ पहुँच गया? पहले पे। तो ये हो गया OH, यानी पहले से तीसरे पे जा रहा है, तीसरे से पहले पे आ रहा है। तो जो कीटोन फॉर्म है तो कीटो रूप कहलाता है, और जो एल्कोहल फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म कहलाता है। इस तरह से ये एसीटोएसिटिक एस्टर में कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म में पाई जाती है। इसके 2 टोटोमर्स हैं, एक में आपका कीटोन फॉर्म रहता है और दूसरे में एल्कोहल फॉर्म रहता है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या स्थानांतरित होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन
और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये हाइड्रोजन इधर पहुँच जाती है, बस यहाँ पे H जुड़ जाती है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरा सिस्टम है एसिटल एसीटोन का। इसको देखिए, एसिटल एसीटोन है, इसमें भी दो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, नॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म में देखिए आप, कीटो फॉर्म बना हुआ है। अब इसमें जो CH2 है, अगले फॉर्म में क्या होगा, CH2 का जो हाइड्रोजन है वो O पे चला जाएगा, यानी तीसरे पे चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड का इस पे स्थानांतरित हो गया, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ गया, तो ये इनॉल लूप हो गया। एक और तंत्र देखा गया है नाइट्रोजन का त्रिक तंत्र, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म ही है, तो नाइट्राइट और नाइट्रो है। तो इसमें देखें आप, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कहाँ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन दूसरे उसमें क्या आ जाता है, ये हाइड्रोजन H कहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, तो ये कहाँ पहुँच गया, पहले ऑक्सीजन पे था, अब कहाँ पहुँच गया, नाइट्रोजन में पहुँच गया। तो ये दो फॉर्म होते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रो फॉर्म। नाइट्रोएथेन में भी पाई जाती है टोटोमेरेज। यहाँ पर नाइट्रोएथेन देख लेना, ये देखिए नाइट्रोएथेन है CH3 CH2 NO2। इसमें आप देखें पहला, दूसरा और तीसरा, पहले से तीसरे में ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन पहुँच जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N प्लस OH और O-। तो ये इसमें भी एक ट्राइड बनता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से चलता है और इस ऑक्सीजन के पास पहुँच जाता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से संरचनात्मक समानताएं पाई जाती हैं, इनके हमने एक एक उदाहरण भी देखे। अब हम इनके टोटोमेरेज में युक्त यौगिकों के कुछ अभिलक्षण देख लें। इनमें सब में एकल और डबल बॉन्ड के मध्य पुनर्विन्यास होता है। इसमें दो बहुसंयोजी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु का दूरण होता है। ये जो परिवर्तन होता है कैसा होता है, उत्क्रमणीय अंतः आणुक परिवर्तन होता है, नहीं ये उसी अणु में ही बदलता रहता है, और ये उत्क्रमणीय होता है, यानी ये दोनों दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तीसरा चलावे भी कैसे होते हैं, गतिक साम्य होते हैं, यानी इनको हम अलग से नहीं, अलग करना इनको बहुत कठिन होता है, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। दो चलावे भी रूपों का स्थायित्व भिन्न होता है, यानी दो रूपों में आपेक्षिक अनुपात यौगिक से यौगिक में भिन्न होता है, यानी अलग अलग यौगिकों में अलग अलग रूप स्थायी होते हैं, किसी में कम स्थायी होता है, किसी में अधिक स्थायी होता है। इस तरह से ये होगी आज संरचनात्मक समावयवता। हम अगले भाग में त्रिविम समावयवता की बात करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इससे जुड़े अन्य वीडियो देख सकते हैं आप।